1940 से 1955 के बीच जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन चली उसको हम देखने वाले हैं। 1955 हमारा फर्स्ट जनरेशन था जिसमें कोर टेक्नोलॉजी, जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी होती थी वो क्या यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे जिनका आविष्कार जॉन फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। मेमोरी यूज हुई एज ए प्राइमरी मेमोरी, वो थी हमारी क्या, मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज हुई थी एज ए प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जिसको सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस होता था। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी उनमें थी मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड। जो मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड थी ये क्या थी, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज होती थी। फिर उसके बाद जो स्पीड थी, जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे उनकी जो स्पीड नापी जाती थी वो नापी जाती थी किसमें, मिली सेकेंड में। मिली सेकेंड में इन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड नापी जाती थी। अगर हम पांचों जनरेशन की स्पीड को देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसकी स्पीड मिली सेकेंड में नापी जाती थी। फिर जो सेकेंड जनरेशन आई उसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड में नापी जाती थी। थर्ड जनरेशन की नैनो और फोर्थ जनरेशन की पिको सेकेंड में और फिफ्थ जनरेशन की फेम्टो सेकेंड में नापी जाती थी। तो पांचों जनरेशन की स्पीड आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग इस पे भी बनता है कि फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, दूसरे में आपकी माइक्रो सेकेंड, तीसरे में नैनो, चौथे में पिको, फिफ्थ में फेम्टो सेकेंड। फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर और लैंग्वेजेस इसमें यूज हुई थी तो इसमें मशीन लैंग्वेज यूज हुई थी जो कि बाइनरी लैंग्वेज थी जिसमें 0-1 के फॉर्मेट में निर्देशों को लिखा जाता था, इसलिए उसकी प्रोग्रामिंग क्या थी, बहुत कठिन थी। तो मशीनी भाषा का यूज हुआ था और बाइनरी कोड 0-1 का प्रयोग इस भाषा में किया जाता था और जिससे प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी, हर एक निर्देश को 0-1 के फॉर्मेट में लिखना पड़ता था। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि उसमें सभी एक जैसे काम को ऑपरेटर क्या करता था, सभी एक जैसे काम को एक ग्रुप बना देता था, एक बैच बना देता था सभी एक जैसे काम का और फिर सीपीयू को दिया जाता था। फिर सीपीयू एक एक करके जितने भी काम उस बैच में होते थे उन सभी को करता था। फिर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल्स कौन थे। तो कैरेक्टरिस्टिक में ये क्या थे, बहुत लार्ज होते थे, पूरे कमरे भर के आकार के होते थे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का बहुत अधिक मात्रा में हजारों वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था और ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा शक्ति खाते थे क्योंकि इतनी सारी हजारों वैक्यूम ट्यूब्स थी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाती थी, तो ये उच्च शक्ति पर चलती थी। 1,80,000 वाट तक शक्ति इनको चाहिए होती थी चलने के लिए। फिर ये हाई हीट मतलब कि बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का भी लॉस हो रहा है क्योंकि ऊर्जा का नियम है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है या फिर परिवर्तन होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा इनको दी जा रही थी उसका बहुत सारा भाग हीट में चला जाता था, खराब हो जाता था। फिर उसके बाद ये नॉट पोर्टेबल थे। नॉट पोर्टेबल मतलब कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि ये बहुत भारी और बहुत बड़े होते थे। फिर ये एक्सपेंसिव भी थे, क्या थे, महंगे होते थे और अविश्वसनीय होते थे, मतलब कि रिलायबल नहीं थे, जो आउटपुट्स देते थे उनमें गलतियां करते थे, इसलिए ये अविश्वसनीय होते थे। और इनका जो यूज था वो क्या था, साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होता था, ठीक है, और डिफेंस एप्लीकेशंस में यूज होता था। एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें कि प्रमुख हैं ENIAC, IDVAC, IDSAC, UNIVAC 1, IBM 650, Mark 1, IBM 701, ये सब क्या है, हमारे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स हैं। एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रख लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम जितने भी डिफरेंट आयोग के द्वारा इस फर्स्ट जनरेशन पे बने हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, जिससे आपका ये फर्स्ट जनरेशन पूरी रिवाइज भी हो जाएगी और आप क्वेश्चंस का नेचर भी समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 के पेपर में उसने पूछा कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनको किस रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एनालॉग कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो जो हमारे जो प्राइमरी कंप्यूटर्स थे वो हमारे क्या थे, एनालॉग कंप्यूटर्स थे। सुपर कंप्यूटर तो फिफ्थ जनरेशन में आया, मेन फ्रेम भी हमारे फोर्थ जनरेशन के आसपास आए, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा 2023 के पेपर में कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया। अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी में
मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था, जिसमें बाइनरी कोड 0 1 के रूप में इंस्ट्रक्शन लिखे जाते थे। तो वो हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई? फर्स्ट पीढ़ी। फिर उसके बाद एसएससी सेक्शन टायर 1 2023 में पूछा गया कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ था? हमारी फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, फर्स्ट पीढ़ी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, फर्स्ट पीढ़ी। फिर पूछा गया यूपीपीसीएल एआरओ में कि 1950 का दशक कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? टाइम फ्रेम से क्वेश्चन बना। तो 1940 से 1955 तक का समय किसको माना जाता है? कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी का समय माना जाता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी। फिर पूछा गया यूपीपीसीएल के पेपर में कि यूनिवैक कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था, केवल डायोड, रजिस्टर या कैपेसिटर का उपयोग किया जाता था, या लघु पैमाने एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाता था, या ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था? तो यूनिवैक हमने पढ़ा था, वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। और फर्स्ट जनरेशन में कोर टेक्नोलॉजी हमारी क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब्स। फिर यूपीपीसीएल टीजी2 वाले पेपर में 2023 में उसने पूछा कि निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन में लॉजिक सर्किटरी के लिए किया जाता था? एकीकृत सर्किट, दूसरा निर्वात नली, तीसरा रजिस्टर, चौथा ट्रांजिस्टर। तो पहली जो जनरेशन थी उसमें लॉजिक सर्किटरी के रूप में किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब्स का लॉजिक सर्किटरी के रूप में उपयोग होता था। फिर एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बना कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट पीढ़ी। फिर क्वेश्चन बना यूपीपीसीएल टीजी2 में कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसके परिपथ जो सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब्स जहां भी वर्ड आए आपको फर्स्ट जनरेशन लगाना है। फिर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में उसने पूछा कि ENIAC is the first automatic general purpose digital computer. What is the full form of ENIAC? ENIAC जो कि हमारा फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। उसका फुल फॉर्म क्या था? तो उसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैपेसिटर। तो इन सभी जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं, इन पे मैंने डिटेल्ड वीडियो ली है, जिसका लिंक मैंने आई टैब बटन पे दे दिया है। आप उस पर जाके सभी जो बुनियादी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। फिर आरआरबी एनटीपीसी में उसने पूछा कि कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक विशेषताओं के आधार पर सही क्रम लगाओ। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपने अभी पढ़ लिया वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर आ जाता है। थर्ड में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाता है। फिर फोर्थ में हमारा VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। और फिफ्थ में हमारा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI तकनीक पर आधारित माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। तो इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? वो VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी? नहीं, वो तो फोर्थ जनरेशन में था। इंटीग्रेटेड सर्किट? नहीं, ये तो थर्ड जनरेशन में था। ट्रांजिस्टर? नहीं, ये तो सेकेंड जनरेशन में था। तो हमारा क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब्स। फिर आरआरबी एनटीपीसी में 2021 के पेपर में पूछा गया कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो वैक्यूम ट्यूब वर्ड आ गया, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन। फिर यूपीपीसीएल ने पूछा कि ENIAC, EDVAC, ETC जो इत्यादि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एग्जाम्पल हैं विच जनरेशन के, मतलब कि किस जनरेशन के एग्जाम्पल हैं? तो वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। अभी आप एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। फिर आरआरबी एनटीपीसी ने 2021 के ऊपर में पूछा निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया? तो वो था हमारा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीएससी एग्जाम के लिए। वो ये भी पूछ सकता है कि ENIAC जिसके निर्माता कौन थे? J. वेस्पर एकर्ड और जॉन मॉसली, वो किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? तो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ठीक है, और यहीं पे इसका क्या निर्माण हुआ था ENIAC का।
फिर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया कि जेडब्ल्यू मॉसली और जे प्रेस्पर एकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का क्या नाम था, जिसमें यांत्रिक पुर्जा नहीं थे, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक था, वो था हमारा इनियाक। ठीक है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पे, जिसका टाइम फ्रेम था 1955 से 1964। तो 1940 से 1955 तक हमारा फर्स्ट जनरेशन चला। सेकेंड जनरेशन आया 1955 से 1964 के बीच, जिसमें हम देखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स का रिप्लेसमेंट हो गया है ट्रांजिस्टर से। वैक्यूम ट्यूब्स अब नहीं यूज हो रहे हैं, उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज होना चालू हो गया है। तो जो हमारा मेन हार्डवेयर जो सेकेंड जनरेशन का है वो हमारा है ट्रांजिस्टर। इसने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। और ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंशन किया वो किसने किया? 1947 में शॉकली, बर्डीन और ब्रिटेन, तीन व्यक्ति थे, शॉकली, बर्डीन और ब्रिटेन। इन्होंने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और इसमें जो प्राइमरी मेमोरी यूज हुई वो थी मैग्नेटिक कोर। पहली वाली में मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज हुई थी और इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज हुई। और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जैसी मेमोरी यूज होने लगी। कौन सी? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर, पहली जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है। स्पीड जो थी वो माइक्रो सेकेंड में नापी जाने लगी। और लैंग्वेज कौन थी? असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन की कौन सी लैंग्वेज थी? असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन भी बन चुका है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें निमोनिक्स का यूज होता था। फिर सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास होना चालू हुआ और फिर उनका थर्ड जनरेशन में मानकीकरण किया गया। दो प्रमुख हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, फंडामेंटल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें है फोर्टान, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, और इसका आविष्कार 1954 में आईबीएम में जॉन बेकस और उनकी टीम ने किया था, जिस पर पीवाईक्यू भी बन चुका है। ठीक है। तो फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्टान का फुल फॉर्म है, इसका आविष्कार जॉन बेकस उनकी टीम ने आईबीएम में 1954 में किया था। फिर 5 साल बाद 1959 में CO फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड और L फॉर हमारा क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबाल का आविष्कार 1959 में ग्रेस हॉपर ने किया। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। फिर जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था वो हुआ था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और टाइम शेयरिंग की धीरे धीरे शुरुआत ही हुई थी, पर यूज नहीं इतना वाइडली हुआ। वाइडली यूज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन में चल रहा था वही इसमें चल रहा था। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो जितनी भी खामियां जो फर्स्ट जनरेशन में थी उससे थोड़ा कम खामी सेकेंड जनरेशन में आई। जैसे पहला फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे तो इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल हो गए। ठीक है। लोअर पावर कंज्यूम करने लगे, थोड़ा हीट कम प्रोड्यूस करने लगे, थोड़ा हीट कम प्रोड्यूस करने लगे, फास्टर हो गए। ठीक है। मोर रिलायबल हो गए और लेस एक्सपेंसिव हो गए, कम महंगे हो गए। और इसका यूज क्या था? साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशन, व्यावसायिक और वैज्ञानिक जो हमारे एप्लीकेशंस होते थे उनमें इनका यूज होता था। और फिर जो एग्जाम्पल थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वो थे IBM 1401, यूनिवैक, PDP-8, एटलस। ये सब क्या हमारे हैं? सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, जो हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसका जो समय था वो था हमारा 1965 से 1971। और हर एक जनरेशन का जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो कंप्यूटर की जनरेशन का विकास हुआ उसको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर आयोग टाइम फ्रेम से क्वेश्चन तो बनाता ही बनाता है। फिर उसके बाद जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें जो मुख्य हार्डवेयर यूज हुआ वो था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर IC चिप, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? IC चिप। और इस इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस द्वारा किया गया था। इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार, ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। और कब किया गया? 1958। फिर उसके बाद जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती थी वो किसकी बनी होती थी? वो सेमीकंडक्टर सामग्री से निर्मित होती थी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारी जो IC चिप्स थी जो फोर्थ जनरेशन में यूज हुई थी वो किससे निर्मित होती थी? तो मुख्यतः सिलिकॉन से निर्मित होती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर SSI और MSI जिसे कहते हैं, SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके इन इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप्स को बनाया गया था। तो जो SSI है, जो हमारी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को छोटे छोटे रूप में लाकर एक
एक ही चिप पे 0 से 100 तक ट्रांजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, या फिर क्या कहें कि इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जहां पे ट्रांजिस्टर्स की संख्या जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है उस पे कम मात्रा में लगे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में लगे हैं, इसलिए उसको कहा जा रहा है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और अगर यही आईसी चिप्स अगर है उस पर ट्रांजिस्टर्स 100 से 1000 तक जो है हमारे नंबर्स में ट्रांजिस्टर लगा दिया है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे जो थर्ड जनरेशन के आईसी चिप्स थे वो SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित थे, या फिर उस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए गए थे। फिर जो थर्ड जनरेशन में हमारी मेमोरी यूज हुई वो थी हमारी बड़ी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो बड़ी मैग्नेटिक कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग किया गया इसमें थर्ड जनरेशन में। सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रोम, कैश, ये सभी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, क्योंकि ये सभी मेमोरी जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। थर्ड जनरेशन में जो सेमीकंडक्टर मेमोरी रैम रोम यूज हुआ वो आजकल के मॉडर्न वाली नहीं थी, प्रारंभिक थी, मतलब कि नया नया डेवलपमेंट हुआ था और फिर उनका यूज होना चालू हुआ था। फिर उसके बाद जो मुख्य विशेषताएं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखी जाती है वो क्या थी कि आकार में छोटे हो गए और डेस्कटॉप के लिए उपयुक्त होने लगे। मतलब कि जो कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में इतने बड़े होते थे कि एक पूरे रूम भर का आकार उनका होता था, वो अब धीरे धीरे छोटे हो गए आईसी चिप्स के आविष्कार के बाद। जब उनमें आईसी चिप्स यूज होने लगी एज ए लॉजिक सर्किटरी, तो वो क्या हो गए, वो छोटे हो गए और डेस्कटॉप पर आने लगे। फिर उसके बाद बहुत कम बिजली अब खर्च होती थी। मतलब कि फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इतने बड़े होते थे, उसमें 1,80,000 वाट तक जो है हमारी बिजली खर्च होती थी उसको चलाने के लिए। पर अब क्या हुआ कि बहुत कम बिजली खर्च होने लगी और बहुत कम गर्मी भी उत्पन्न होती थी। अब गर्मी भी क्या होने लगी, बहुत कम उत्पन्न होने लगी। फिर तेज गति और उच्च विश्वसनीयता हो गई, मतलब कि वो बहुत फास्ट हो गए और रिलायबल भी हो गए, सही रिजल्ट देने लगे, सही आउटपुट देने लगे। जो पहले के जो कंप्यूटर्स थे वो ज्यादा गलतियां करते थे, इसलिए उनको इतना रिलायबल नहीं माना जाता था। फिर पहली बार इनपुट आउटपुट डिवाइस का अधिक उपयोग किया गया थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि पहली बार इनपुट आउटपुट डिवाइस का अत्यधिक उपयोग किया गया, जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर्स का अत्यधिक उपयोग किया गया। फिर उसके बाद ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हुए वो सस्ते हो गए और उपयोग में भी आसान हो गए, क्योंकि अब कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस जो यूज करने में थोड़ा इजी थे उनका इस्तेमाल होने लगा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और फिर उसके बाद ये महंगे भी कम हो गए, थोड़ा कम महंगे हो गए। फिर जो सॉफ्टवेयर और भाषाएं जो थर्ड जनरेशन में आपको ध्यान में रखनी है, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि उच्च स्तरीय भाषाओं का मानकीकरण किया गया। कि सेकेंड जनरेशन में जो उच्च स्तरीय भाषाएं थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो थी वो थी कोबाल और फोर्टान। और कोबाल और फोर्टान का डेवलपमेंट हुआ था पर उनका मानकीकरण नहीं किया गया था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया था, वो किया गया थर्ड जनरेशन में। तो अगर आपसे ये पूछे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का स्टैंडर्डाइजेशन कब हुआ, तो वो थर्ड जनरेशन में किया गया। फिर जो हमारी जो भाषाएं थी जो थर्ड जनरेशन में यूज की गई वो थी हमारी बेसिक, पास्कल, एगोल, सी, सी प्लस, फोर्टान, कोबाल, ऐसी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो थर्ड जनरेशन में प्रॉपर्ली यूज होना चालू हुई। फिर उसके बाद जो थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी थी, टाइम शेयरिंग, मतलब कि सीपीयू जो है हर एक काम के लिए टाइम निर्धारित कर देता था और उस टाइम में एक पर्टिकुलर काम करता था, फिर अगले टाइम में दूसरा पर्टिकुलर काम करता था। तो इस तरह दोनों काम होते जाते थे, ऐसा नहीं होता था कि एक काम एक टाइम पे एक ही काम हो रहा। तो टाइम शेयरिंग टेक्नोलॉजी आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम में और रियल टाइम होने लगा काम, कि अब जो है बैच प्रोसेसिंग की जगह रियल टाइम प्रोसेसिंग करके रियल टाइम जो है काम होने लगा। रियल टाइम मतलब कि तुरंत चीजें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसका काम तुरंत होने लगा। और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि एक से अधिक काम करने के लिए कंप्यूटर उपयुक्त होने लगे या फिर बनने लगे, या फिर उनकी डिजाइनिंग ऐसी हो गई कि वो एक से अधिक काम कर सकते थे। फिर उसके बाद नेटवर्क आधारित सिस्टम, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज हुआ इसमें थर्ड जनरेशन में, और पहली बार पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बार पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कब किया गया, तो थर्ड जनरेशन में किया गया था, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर उपयोग की बात करें तो उपयोग में क्या था कि अब जो है व्यक्तिगत उपयोग होना चालू हो गया कंप्यूटर्स का। जो सेकंड जनरेशन तक साइंटिफिक कैलकुलेशंस और डिफेंस के लिए यूज होते थे, अब जनरल पर्पस होने के कारण वो जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी लाए जाने लगे या फिर व्यक्तिगत उपयोग में भी लाए जाने लगे। फिर उसके बाद डेटाबेस प्रबंधन, बैंकिंग, इन सब चीजों में भी यूज होने लगा हमारा
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। फिर जो उदाहरण देखें थर्ड जनरेशन के, तो उसमें थे IBM 360, IBM 370 सीरीज, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन चुका है। फिर PDP 11 और Honeywell 6000 सीरीज और CDC 6600, ये हमारे क्या थे, थर्ड जनरेशन के कुछ एग्जांपल हैं। उसमें IBM 360, IBM 370 को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है और आगे आप देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बना है। थर्ड जनरेशन से बने आज तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि सच में ये कितना वैल्यूएबल कंटेंट है। तो हमारा जो UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 के पेपर में पूछा गया कि IBM 360 सीरीज कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है, तो IBM 360, IBM 370 अभी पूछा था, वो हमारे थर्ड जनरेशन से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद SSC CGL टायर 2 में 2023 में पूछा गया कि 1965 से 1975 का युग किसका था या फिर किस जनरेशन का युग था, तो वो हमारी कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का युग था, 1965 से 1975। UPSSC आयोग के द्वारा व्यायाम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया कि किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग शुरू हुआ, तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उपयोग अभी हमने पीछे देखा था कि 1965 से 1975 के बीच चालू हुआ। SSC JEE सिविल 2018 में पूछा गया कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब कि उसका मेन एडवांटेज क्या था जो इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज हुआ, तो उसका जो मेन एडवांटेज था कि वो हाईली रिलायबल होता था। अदर्स जो हमारे जो फर्स्ट और सेकेंड में लॉजिक सर्किटरी के रूप में ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, उससे वो बहुत ज़्यादा हाईली रिलायबल होता था। फिर UPPCL TG2 में 2016 में पूछा कि इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किस जनरेशन में प्रयुक्त किए गए थे, तो इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किए गए थे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा B। ऑफिस असिस्टेंट 2018 में पूछा गया कि IBM 360 एंड IBM 370 कंप्यूटर्स आर रिलेटेड टू, कि जो हमारे IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर्स थे वो किससे रिलेटेड थे, वो हमारी थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है। UP लोअर 2015 में पूछा कि IC के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, तो अभी हमने दो टेक्नोलॉजीज बताई थी आपको, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें क्या होता था कि स्मॉल स्केल में छोटी संख्या में एक इंटीग्रेटेड जो IC चिप होती थी उस पर ट्रांजिस्टर्स का छोटी संख्या में 0 से 100 तक ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन किया जाता था, और जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता था उसमें 100 से 1000 तक नंबर्स में हमारा ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन किया जाता था। तो इस एक हिसाब से देखा जाए तो ट्रांजिस्टर्स की संख्या पे ही हमारी टेक्नोलॉजीज का नाम पड़ रहा है। तो जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से बना हमारा IC चिप है उससे कहेंगे SSI IC चिप, और जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन से बना IC चिप है उससे कहेंगे MSI IC चिप। तो वर्गीकरण किसके बेस पे हो रहा, ट्रांजिस्टर्स की संख्या जो एक IC चिप पर इंटीग्रेट की गई है इस पे हो रहा ना। तो फिर SSC CGL टायर 1 2016 में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है, इसे IC कहते हैं, उसका पूर्ण रूप क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, अभी हमने पढ़ा था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। UPPCL TG2 में 2021 में पूछा गया कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में IC के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था, तो शब्द IC का पूरा नाम क्या है, तो IC का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। झारखंड PCS 2010 में एक क्वेश्चन बना कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक जो IC चिप होते हैं वो सामान्यतः किसके बने होते हैं, तो कंप्यूटर के लिए आवश्यक IC चिप्स हमारे सामान्यतः सिलिकॉन के बने होते हैं, ये हमने आपको बताया है अभी, तो सिलिकॉन। RRB NTPC 2021 में पूछा गया कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु या तत्व का उपयोग किया गया था, तो माइक्रोचिप जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप, उसको बनाने के लिए हमारा सिलिकॉन का यूज किया गया था, तो ऑप्शन C। UP UDA LDA 2010 के पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, कि कौन सा नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स जो IC चिप्स हैं उनके उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है, वो हमारा है गैलियम आर्सेनाइड, इसको ध्यान में आपको रखना है। पुराना हमारा सिलिकॉन था, नए तौर पे जिसका यूज होता है वो है गैलियम आर्सेनाइड। UPPCS मेंस GS के सेकेंड पेपर 2016 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, तो तीसरी पीढ़ी के जो संगणक मतलब कि CPU होता था उसका मुख्य अवयव क्या होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा D। फिर RBI 2012 में पूछा गया कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट।
जो कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर वही रहेगा, बस उसको घुमा के पूछा है, तो वो हमारा हो जाएगा सिलिकॉन। तो अब हम फोर्थ जनरेशन पे चर्चा करेंगे। तो हमारी जो कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी थी, उसका जो समय अंतराल था या फिर टाइम पीरियड था, वो था 1972 से 1989। फिर जो चतुर्थ पीढ़ी में हमारा मुख्य हार्डवेयर यूज हुआ था, वो था हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होते थे, या फिर इस तकनीकी का उपयोग करके बनाए गए थे। तो अभी दो तकनीक हमने पहले पढ़ी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब आया है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि एक ही आईसी चिप पर अब धीरे धीरे हर एक जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। मीडियम स्केल में 1000 तक थे, अब आ गया हमारा वेरी लार्ज स्केल, अब दसों हजारों ट्रांजिस्टर्स का एक ही आईसी चिप पे जो है एकीकरण किया जाने लगा, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब वो और ज्यादा रिलायबल और ज्यादा विश्वसनीय हो गए हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। और जो ULSI इसमें मेंशन है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका उपयोग मेनली चतुर्थ पीढ़ी के लास्ट में हुआ और इसी ने फिफ्थ जनरेशन की नींव डाली। अगर पूछा गया फिफ्थ जनरेशन की मेन टेक्नोलॉजी क्या थी, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थी, ये फिफ्थ जनरेशन की मेन टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद VLSI जो होती है ना, अभी हमने आपको समझाया, उस पर लाखों ट्रांजिस्टर को एकीकृत किया जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लाखों ट्रांजिस्टर एक ही आईसी चिप पर लगा दिए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है VLSI। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर VLSI तकनीकी पर बना, वो था हमारा इंटेल 404, जिसका निर्माण हुआ 1971 में, और इसको बनाया टेड हॉफ, फेडरिको फागिन और स्टैनली मजोर ने। तो हमारा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 404 था, जिसका निर्माण 1971 में हुआ, उसको बनाया टेड हॉफ, फेडरिको फागिन और स्टैनली मजोर ने। फिर फोर्थ जनरेशन में जो मेमोरी यूज हुई वो थी सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर रैम रोम केस जैसे जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं, उनका यूज किया गया फोर्थ जनरेशन में एज ए प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में चुंबकीय डिस्क जैसे कि HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, और FDD और DVD, मतलब कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो DVD होती थी, उनका सबका जो है फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया। फिर अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर और भाषाओं की, तो उच्च स्तरीय भाषाओं का व्यापक उपयोग चालू हो गया। में उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ, थर्ड जनरेशन में उनका मानकीकरण किया गया, और फोर्थ जनरेशन में उनका व्यापक उपयोग चालू हो गया। और इसमें जो फोर्थ जनरेशन की प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वो है हमारी फोकस, एक तो नाम है फोकस, फिर है दूसरी SQL जो कि डाटाबेस से रिलेटेड थी, फिर है हमारी बेसिक जो कि एडवांस वाली बेसिक है, फिर है मैटलैब। तो ये हमारी 4 भाषाएं आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है फोर्थ जनरेशन की। उस पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी भाषा फोर्थ जनरेशन की है, तो फोर्थ जनरेशन में SQL, मैटलैब, फोकस और हमारी हो गई बेसिक, एडवांस, ऐसे करके बेसिक में भी जो एडवांस वाली बेसिक है वो सब हमारी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस है। फिर उसके बाद MS-DOS और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम थे, उनका यूज होने लगा। तो थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का पूर्णतः उपयोग चालू हुआ, ये बात तो सच है, पर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे वो कमांड लाइन इंटरफेस रखते थे। कमांड लाइन मतलब कि हर चीज के लिए उनको निर्देश देना होता था, कि अगर आपको कोई ऐप भी खोलना है अपने कंप्यूटर में, तो उसको भी निर्देश आप टाइप करोगे तब खोल पाओगे वो ऐप। अब क्या होने लगा, फोर्थ जनरेशन में हमारा आ गया कौन सा चीज, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस आने लगे, जो कि MS-DOS और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध होते थे। इनमें क्या होता है कि इनमें आइकन्स दे दिए जाते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप अभी अपने मॉनिटर का वो फ्रेम देखते हो ना, पूरा एक विजुअल लुक देखते हो ना, इंटरफेस, वो जो इंटरफेस दिखता है वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर में हर एक ऐप्स का आइकन बना है, और आपको ऐप खोलना है तो आप ऐसे माउस ले गए, वहां पे क्लिक किए, ऐप खुल गया, बस आपको और कुछ नहीं करना है। वहां पे कमांड लाइन में हर चीज आपको टाइप करके इंस्ट्रक्शन देनी होती थी कि ये ऐप खोलो, तब वो ऐप खुलता था। तो अब GUI आधारित हो गया ना, तो इससे क्या हुआ कि अब यूज करना कंप्यूटर को और भी आसान हो गया।
जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल लोग हैं, इतना साइंटिफिक रिसर्च में नहीं घुसे पड़े हैं कंप्यूटर की, वो भी अब इसको यूज करने लगे क्योंकि यूज करना आसान हो गया। तो इसकी अब स्केल बढ़ेगा, यूजेस का स्केल बढ़ेगा, मतलब कि अब इसका यूजेस बढ़ जाएगा, लोग पीसीस का विकास होने लगेगा और लोग पीसीस को खरीदेंगे भी। उसके बाद जो है हम इसके मुख्य विशेषताएं बात करें तो मुख्य विशेषताएं क्या थी कि आकार में बहुत छोटा हो गया, पीसी का विकास होना चालू हो गया, आकार में बहुत छोटे छोटे होते चले गए। फर्स्ट जनरेशन में इतने बड़े होते थे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे होके अब पीसी जैसे मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं ना, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, उनसे थोड़ा बड़े पर भारी थोड़ा, पर फोर्थ जनरेशन में वैसे पीसी आने लगे, जिससे और ये क्या होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे, कुशल और विश्वसनीय हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा कुशल हो गए और विश्वसनीय हो गए, बहुत ज्यादा रिलायबल हो गए, गलती तो नाम मात्र की ही करते थे। फिर उच्च मेमोरी क्षमता मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी हो गई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, और एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता खत्म हो गई क्योंकि अब वो हीट प्रोड्यूस करना कम कर दिए। अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो हीट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है एयर कंडीशनिंग की, तो एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता खत्म हो गई। फिर उसके बाद नेटवर्क, जैसे कि लैन, मैन, वैन, लैन मतलब कि लोकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क्स का विकास होना चालू हुआ, और उसके साथ साथ इंटरनेट का विकास होना चालू हुआ किसमें, फोर्थ जनरेशन में। तो अगर पूछे कि इंटरनेट का विकास किसमें चालू हुआ या फिर नेटवर्किंग का विकास किसमें चालू हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में चालू हुआ था हमारा। फिर उसके बाद उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल हो गए। अभी हमने समझाया कि अब जो विंडोज या फिर एमएस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे थे वो जीयूआई आधारित थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित थे, तो उसमें कोई चीज कमांड नहीं देनी पड़ती थी, उसमें से माउस को ले जाओ, क्लिक करो, वो हो जाता था काम, एप्स खुल जाते थे, इतना आसान हो गया था एक नॉर्मल यूजर के लिए। तो अब क्या हुआ कि वो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे वो जीयूआई आधारित, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होने के कारण बहुत ही उपयोग में आसान हो गए। और इनपुट आउटपुट डिवाइस का, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस थी जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर का व्यापक उपयोग चालू हो गया और कम बिजली खपत करने लगे और कम गर्मी उत्पादन करने लगे, जिससे एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता भी कम होने लगी। फिर जो यूजेज देखें तो अब पर्सनल कंप्यूटर्स बनने लगे, पीसीस बनने लगे, उपयोग लोग अपने व्यक्तिगत कामों के लिए घर में रख के करते थे, और बैंकिंग और ऑनलाइन सिस्टम्स के लिए भी यूज होने लगा प्रॉपर्ली इनका कंप्यूटर्स का। फिर जो उदाहरण थे उसमें थी IBM जेड सीरीज, IBM 4341, और फिर हमारा PDP 11 सीरीज, इनको आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे प्रमुख एग्जाम्पल हैं किसके, फोर्थ जनरेशन के। फिर फोर्थ जनरेशन में पीसीस का विकास बहुत अच्छे से हुआ, जिसकी टाइमलाइन हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि की माइलस्टोन्स जो जनरेशंस के हैं उन पे क्वेश्चन बन चुका है कि 1981 में ऐसी कौन सी कंप्यूटर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो 1981 में हमारा आया था IBM का पीसी, जिसने पीसी क्रांति की शुरुआत की थी। तो अब हम उसी टाइमलाइन को देख लेते हैं कि 1971 में अभी हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 आया 1971 में, और ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। फिर 1977 में हमारा एप्पल 2 आया, जो कि प्रारंभिक लोकप्रिय पीसी बनाया, फिर पर्सनल कंप्यूटर बना। फिर उसके बाद 1981 में IBM ने अपना पीसी लॉन्च किया था, जिसने पीसी क्रांति की शुरुआत की। और फिर 1984 में हमारा एप्पल मैकिन्टोश आया, जो कि GUI आधारित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित हमारा लोकप्रिय कंप्यूटर था, या फिर पॉपुलर कंप्यूटर था हमारा एप्पल मैकिन्टोश, जो कि GUI आधारित था। तो इतनी चीज आपको फोर्थ जनरेशन में बिल्कुल ही पता होनी चाहिए, और सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल हैं, वो सब मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको दूसरी जगह कहीं झांकने की जरूरत भी नहीं है। फोर्थ जनरेशन में पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज तक बने हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है जो कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछा गया कि माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है। तो VLSI का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर SSC CITSEL टायर 1 2023 के एग्जाम में पूछा गया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। तो अभी हमने पढ़ा था MS DOS और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित आने लगे थे किसमें, फोर्थ जनरेशन में, तो हमारा हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। फिर पूछा गया यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2018 के पेपर में कि किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उनको VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बदल दिया। तो हमारे जो थर्ड जनरेशन के थे वो SSI और MSI टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, पर जो फोर्थ जनरेशन आई उसने जो IC चिप्स होते थे उनको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित कर दिया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर उसके बाद यूपीपीसीएल TG2 2019 के पेपर में पूछा गया कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करके विकसित किए गए थे। तो जो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे
वो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित थे। तो आंसर हो जाएगा सी, फोर्थ। फिर उसके बाद यूपीपीसीएल एपीएस एग्जाम 2018 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा आपको सभी बताई थी, फोकस था, एसक्यूएल था, फिर उसके बाद मैटलैब थी। ये फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? एसक्यूएल। एसएससी सीसेल 2020 में क्वेश्चन पूछा कि पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो वो थी हमारी इंटेल कॉर्पोरेशन, क्योंकि उसका नाम ही है इंटेल 404, तो इंटेल कॉर्पोरेशन। फिर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया कि जो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसमें नापा जाता है। तो हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनकी गति को क्लॉक स्पीड में नापा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, घड़ी की गति में नापा जाता है। फिर यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा गया कि एकीकृत परिपथ आईसी के संबंध में वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है। तो वीएलएसआई का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2018 में पूछा गया कि वीएलएसआई प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स किस जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो फोर्थ जनरेशन के थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्थ जनरेशन। अभी तक हमने फोर्थ जनरेशन पर एक विस्तृत चर्चा कर ली है कि थर्ड जनरेशन क्या थी, उस पर बेस जितने भी एमसीक्यू है वो देख लिया। फोर्थ जनरेशन क्या थी, उस पर बेस जितने भी एमसीक्यू है वो देख लिया। अब हम फिफ्थ जनरेशन पे चर्चा करेंगे कि हमारे जो पंचम पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसका जो समय है, जो टाइम फ्रेम माना जाता है वो है 1990 से वर्तमान। 1990 से वर्तमान में चल रही है हमारी कौन सी पंचम पीढ़ी या फिर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। किसका युग है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एज है हमारी कौन सी? पंचम पीढ़ी या फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और अगर आपसे पूछा गया है कि फिफ्थ जनरेशन की न्यू क्या है, तो वो हमारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिफ्थ जनरेशन का जो मुख्य हार्डवेयर मेन कोर टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो उसमें होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर यूएलएसआई टेक्नोलॉजी हमारी हो जाएगी। फिर जो यूएलएसआई होता है उसमें अरबों जो ट्रांजिस्टर्स या फिर घटक होते हैं उनको एक ही चिप पर जो है लगाया जाता है, जिसमें यूएलएसआई टेक्नोलॉजी में। फिर इसकी गति जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की वो बहुत तेज है। फेम्टो सेकेंड में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की गति या फिर प्रोसेसिंग स्पीड को नापा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है उसकी प्रमुख विशेषता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि स्वयं सीखने और निर्णय लेने की क्षमता। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन में डेवलप करना है कि वो स्वयं सोच सके और स्वयं निर्णय ले सके। और डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट भी फिफ्थ पीढ़ी में या फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। फिर उसके बाद प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या फिर एनएलपी, जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, वो भी हमारी फिफ्थ जनरेशन की विशेषता है। फिफ्थ जनरेशन की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें मानव भाषा को समझने योग्य मशीनों को बनाया जा रहा है कि मशीन मानव भाषा को समझ सकें। वैसे ही मशीन जो होती हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती हैं, 0-1 की भाषा को समझती हैं, पर उनको इतना उन्नत बनाया जाए कि वो हमारी भाषा को समझ सकें और हमारे हाव भाव को भी समझ सकें। इतना उन्नत बनाया जा रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से। और फिफ्थ जनरेशन की एक और प्रमुख विशेषता कौन सी है, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। अब के कंप्यूटर्स पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक साथ ही अलग अलग काम्स को परफॉर्म कर रहे हैं, एक साथ ही हर चीज कर रहे हैं। एक साथ आप गेम्स भी खेल लेते हैं, एक साथ आप वीडियो भी चला रहे हैं, एक तरफ आप डॉक पे आप वर्क भी कर रहे हैं। ये सब पैरेलल प्रोसेसिंग के उदाहरण हैं। फिर बिग डेटा और आईओटी मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो ऐसी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिनमें सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे होते हैं जो बाहरी पर्यावरण से सेंस कर लेती हैं। जैसे कि अभी हमारी जो पानी की टंकी होती है उसमें जो सेंसर लगा होता है बताने के लिए कि पानी टंकी भर गई, वो चिल्लाता रहता है जब पानी टंकी भर जाती है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद करें। अब जो आईओटी डिवाइसेस उसमें लगा दी जाए ना, तो वो क्या करेंगी कि वो सेंस कर लेंगे कि पानी टंकी भर गई, और उस आईओटी डिवाइसेस का जो एक्चुएटर है वो क्या करेगा, वो बंद कर देगा स्विच को। वो चिल्लाएगा नहीं, वो खुद ही काम कर लेगा। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी, इस टाइप का दिमाग मशीनों में विकसित किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जो कि फिफ्थ जनरेशन का बहुत ही सबसे मेन कंपोनेंट है। फिर जो मेमोरी जो फिफ्थ जनरेशन में यूज हो रही है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव या फिर एसएसडी। तो एसएसडी मेमोरीज का जो उपयोग जो है फिफ्थ जनरेशन में किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज में प्रोलॉन्ग, ओपीएस 5, मरकरी, लिस्प और केएल1। प्रोलॉन्ग, ओपीएस 5, मरकरी, लिस्प और केएल1, इन 5 भाषाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि इनमें से कौन सी भाषा 5th जनरेशन की है। प्रोलांग, लिस्प, मरकरी, केल्वन और हमारी हो जाएगी OPS 5। ये सब हमारी 5th जनरेशन की भाषाएं हैं, तो इनको भी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। फिर अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दें तो AI, रोबोटिक्स, बिग डाटा, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, स्मार्ट डिवाइसेस, ये जहां भी वर्ड आए आपको 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही लगाना है। और 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अगर एग्जांपल्स देखें तो जितने भी सुपर कंप्यूटर्स आज विकसित किए जा रहे हैं वो सब 5th जनरेशन के एग्जांपल्स ही हैं। जैसे कि भारत का परम हो गया और USA का फ्रंटियर हो गया, ये सब सुपर कंप्यूटर जो हमारे हैं वो फुगाकू, ये जो सारे सुपर कंप्यूटर्स हमारे हैं वो हमारे 5th जनरेशन के एग्जांपल हैं। फिर स्मार्टफोन्स हो गए, रोबोटिक्स, सिरी और एलेक्सा जैसे जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं वो भी हमारे 5th जनरेशन के एग्जांपल हैं। तो अब हम 5th जनरेशन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी तक 5th जनरेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए उनको देखते हैं। कि सबसे पहले वीडियो एग्जाम 2023 में UPSSC ने पूछा कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव निम्नलिखित में से क्या है। रजिस्टर, फिर है VLSIC, फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चौथा वैक्यूम ट्यूब। तो अभी हमने पढ़ा कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है, तो इसमें आंसर हो जाएगा C, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। अभी हमने कहा था कि जो हमारी 5th जनरेशन की प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस हैं उनको ध्यान में रखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषाएं जो हैं उनको ध्यान में रखिएगा। तो उसमें हमने पढ़ा था लिस्प, प्रोलांग, तो इसमें कौन सी मिली, प्रोलांग, तो प्रोलांग हमारा आंसर हो जाएगा। SSC CHL टायर 1 2023 में पूछा गया कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है। तो परम जितने भी सब सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सब किसमें माने जाते हैं, परम जैसे जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारे 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। और अगर आपसे क्रेवन पूछे जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो हमारा 4th जनरेशन का सुपर कंप्यूटर था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद UPPCL TG2 में पूछा गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उन्नत तकनीकी मुख्य रूप से किस पीढ़ी के लिए थी। तो AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जो शब्द हैं वो सब किसमें आते हैं, 5th जनरेशन में। फिर पूछा गया इलाहाबाद ARO में 2019 में कि वर्तमान में हम किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं। फिर RRB चेन्नई 2001-2 में पूछा गया था कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ट्रांजिस्टर या एकीकृत सर्किट। तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूछा गया कि 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें VLSI की जगह किस तकनीकी ने ले ली। तो VLSI की जगह ले ली थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने, ULSI ने। फिर पूछा गया कि गति सुधारने के लिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस प्रकार के प्रसंस्करण करने में सक्षम है। तो जो हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं जिससे काम जल्दी हो जाता है और उससे उनकी स्पीड बढ़ती है। तो ऑप्शन डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इस तरह हमने 3rd, 4th और 5th जनरेशन को इतने अच्छे और डिटेल वे में पढ़ा है कि इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा जो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।